नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज है विश्व पर्यावरण दिवस और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के एक नए इनोवेशन पर। यहाँ के साइंस डिपार्टमेंट ने, खासतौर पर जूलॉजी डिपार्टमेंट ने एक फिशरी पॉन्ड का यहाँ पर एक निर्माण किया है विश्वविद्यालय कैंपस में। तो इस बहाने आज हम जानेंगे कि जो एक्वा कल्चर है, जो एक्वा कल्चर यानी कि जलीय कृषि है, वो किस तरह से हमारे पर्यावरण को, हमारी बायोडायवर्सिटी को, हमारे इकोसिस्टम को कंट्रोल रखती है, उसको मैनेज करती है, उस पर आज विस्तार से जानते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इस एक्वा कल्चर को यहाँ पर डेवलप करने वाले डॉक्टर श्याम सिंह कुंजवाल जी। कुंजवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत। तो आज हम पर्यावरण दिवस के बहाने जानते हैं कि ये जलीय कृषि आखिर होती क्या है और कैसे हमारे इकोसिस्टम को मजबूत रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे ये मौका दिया आपने बोलने का, और सभी श्रोताओं का, और खासकर जो हमारे लर्नर्स हैं और जो हमारे फार्मर्स हैं, उन सभी तक हमारी आवाज जाती है। और इससे पहले भी हमने इस पर कोई चर्चाएं की थी एक्वाकल्चर से रिलेटेड में। तो सबसे पहले एक एक्वाकल्चर का जो सिस्टम है, उस एक्वाकल्चर को सिस्टम को अगर हम जलीय कृषि को परिभाषित करते हैं तो जलीय कृषि का तात्पर्य हमारा सही मायने में सिर्फ एक मछली के कल्चर को ही हम नहीं कहते हैं, अर्थात जो जल के अंदर अगर हम किसी भी एनिमल्स का कल्चर करते हैं तो उसको हम जलीय कल्चर कहते हैं। एक जलीय जो हमारा कृषि होती है वो एक भाग है। दूसरी बात है कि यदि हम उस भाग में यदि मत्स्य का पालन कर रहे हैं तो वो हमारा फिश एक्वाकल्चर का एक पार्ट कहलाता है। तो इसको हम अंग्रेजी में एक्वाकल्चर कहते हैं, फिश एंड फिशरीज का एक पार्ट है। तो जिसमें हम फिश एक्वाकल्चर का मतलब है कि हम उस पर जो है पूरा उसका कल्चर से संबंधित, उसके ग्रोथ से संबंधित, कैसे पालन पोषण किया जाता है, कैसे उसका लालन पालन किया जाता है, कैसे उसका कलेक्शन किया जाता है, कैसे बीज का कलेक्शन किया जाता है, और किस तरीके से हम उसका जो हमारा एक उद्देश्य है, हमारा जो एक मेन उद्देश्य है कि एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर को डेवलप करना, एक ऐसा एक्वाकल्चर सिस्टम को डेवलप करना जो हमारे एक पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत शानदार हो और एक सस्टेनेबल तरीके से उसका जो है डेवलपमेंट चले। और साथ ही साथ मछली की अगर हम ग्रोथ की बात करें, जो हमारे प्रोडक्शन का जो बात करते हैं, तो हमारे जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, हमारे जो लर्नर्स हैं, वो भी इस चीज को जानेंगे और इस चीज को जो है कृषकों तक भी पहुंचाएंगे ताकि एक स्वरोजगार के रूप में हम इसका निर्माण कर सकें। तो ये तो एक जलीय कृषि का हमारे पर्यावरण को सही रखेगा, हमारी बायोडायवर्सिटी को सही रहेगा, दूसरी तरफ ये हमें लाभ भी देगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे विश्वविद्यालय परिवार का, और उससे भी पहले हमने एक परियोजना के तहत इसको अभी स्टार्ट किया था, और मैं यूकॉस्ट का, उत्तराखंड स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और हमारे डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर दुर्गेश पंत सर से भी मेरी बात हुई थी, चूँकि हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने जो भी काफ़ी सजेशन इसमें मुझे दिए और इस तरीके के काम को जो है आगे बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भी कई बार जो है पिथौरागढ़ में है, चंपावत में है, खटीमा में है, उनके गृह क्षेत्र भी हैं, और भी गढ़वाल क्षेत्र में भी है। कई बार उन्होंने मत्स्य कृषकों को भी इस प्रकार से प्रोत्साहन देने का कार्य किया है। तो इसी सिलसिले में जो है हमने भी, क्योंकि हमारा जो एक विषय चलता है जंतु विज्ञान में, उसमें एक स्पेशलाइजेशन पार्ट होता है जिसको हम फिश एंड फिशरीज कहते हैं, फिश एक्वाकल्चर का पार्ट कहते हैं, क्योंकि हम ओडीएल सिस्टम से बिलोंग करते हैं। और कई बार विद्यार्थी जो है दूसरे रीजनल क्षेत्रों में वर्कशॉप कार्यशाला के लिए जाते हैं, तो जो एक उनको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो हम उनको या तो किसी फील्ड में ले जाएंगे तभी मिल पाती है, क्योंकि अभी जो डिसेक्शन का जो कार्य होता है वो नहीं चलता है, वो किसी भी जूलॉजी डिपार्टमेंट में नहीं चल पाता। तो हम साथ में ये जरूर सिखा सकते हैं कि किस तरीके से मत्स्य का पालन किया जा सकता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, स्वरोजगार के रूप में हम इसको कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है हमने इस प्रोजेक्ट के तहत, इस परियोजना के तहत भी रखी हैं। और कई बार हमने मत्स्य कृषकों को भी यहाँ पर बुला लिया है, साथ में जो लर्नर्स हमारे हैं और भी जो सीखना चाहते हैं, कई अन्य जगह के भी जो विद्यार्थी शोधार्थी हैं वो भी इस काम को करते हैं, और वो भी यहाँ पर आकर के प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं कि हमें किस तरीके से कल्चर करना चाहिए, पर्यावरण से इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान इसके हो सकते हैं, बाकी हम इसमें जो पैरामीटर्स हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है हम एक जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग के दौरान भी बीच बीच में सिखा रहे हैं। क्या बात है। तो हम इस पे विस्तार से जानेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ कि उत्तराखंड में इस वक्त पे सिनारियो क्या है।
आपने धामी जी की बात की कि उन्होंने भी इसको बढ़ावा देने के लिए काम किया है। तो अभी जैसे पहाड़ों में हम अगर अपना समय देखें तो गाड़ गिधारों में जो है वो नहाना गर्मियों में, फिश पकड़ना गिधारों से, ये एक आम बात होती थी जहाँ नदी किनारे के जो बसासत है। तो क्या लोगों ने ऐसा कुछ काम किया है? अभी कोई मॉडल है उत्तराखंड में? बिल्कुल किया है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे प्रदेश में इस समय जो है मत्स्य कृषक भी और साथ ही कुछ हमारे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जैसे स्टेट फिशरीज है जो राज्य में हर जगह पर जो है हमारे फिश फार्म हैं और पूरे प्रक्षेत्र कार्यालय हैं और जो एक्सपेरिमेंटल पॉन्ड लगे हुए हैं। और इसके साथ में जो है जैसे डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज हमारे भीमताल में स्थापित है और उनका एक जो एक्सपेरिमेंटल जो फील्ड स्टेशन है वो चंपावत में चेड़ा पानी एक जगह पर है। मैं काफी समय वहां पर रहा हूँ। लॉट ऑफ फिश पॉन्ड देयर और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर ट्राउट फार्मिंग होती है। इसके अलावा गोपेश्वर में मंडल में जो है फिश फार्मिंग होती है। साथ ही साथ जो है जैसे हमारे चंपावत क्षेत्र में धरौज में है, लोहाघाट में है, बाराकोट में है, इन क्षेत्रों में भी कई फार्मर्स ऐसे हैं जो अपना पूरा रोजगार इससे चलाते हैं, जिन्होंने अपने खेत में जो है जिस तरीके से खेती बाड़ी करते थे और समय पर बारिश का ना होना या कई सारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं उससे जो हमें एक प्रोडक्शन मिल पाता है वो फार्मर्स को नहीं मिल पा रहा था। तो कुछ लोगों ने जो है इसको भी अपना एक स्वरोजगार का जरिया बना रखा है। उन्होंने 2-3 खेतों में या 4 खेतों में पानी की व्यवस्था कर रखी है और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने पानी की व्यवस्था, आउटलेट कैसे किया जाता है, इनलेट कैसे किया जाता है, उनकी भी ट्रेनिंग होती है। कई बार जो है स्टेट फिशरीज से हमारे वहाँ पर ट्रेनर्स ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं और बाकी जो कोल्ड वाटर फिशरीज का है भीमताल का हमारा जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वहाँ से भी कई बार जो है मैं खुद जो है फार्मर्स तक गया हूँ और उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी कि आप कैसे पानी का जैसे पाइप का सिस्टम नहीं, हमारे वहाँ जो है केला एक पौधा होता है जिसमें जो है जो उसकी बाहर की जो छाल होती है केले की, उसको पानी के रूप में वो जो हमारे गोल के तौर पर उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि पानी बर्बाद ना हो और सीधे हमारे तालाब तक पहुंचे। और बहुत अच्छे तरीके से उनकी फार्मिंग भी होती है। और पूरे प्रदेश में और भी कई जैसे गढ़वाल रीजन में भी कई जगह पर है और श्रीनगर में एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने भी इसको वहाँ पे गंगा रिवर के आसपास में शुरू किया है और भी अन्य जगह पर है जहाँ पर इस तरीके से पूरा फार्मिंग का काम किया जा रहा है। तो मत्स्य जो है फार्मिंग है अपने आप में स्वरोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो विद्यार्थियों तक भी और अन्य भी कोई फार्मर्स अगर इसको अपनाना चाह रहे हैं तो हम उन तक भी इस कार्य को जो है पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये हमने सुना श्रोताओं दोस्तों कि उत्तराखंड में कहाँ पे एक्वाकल्चर या जलीय कृषि हो रही है और सरकार किस तरह से उसको बढ़ावा दे रही है या फिर हमारे जो राज्य के जो संस्थान है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो हम और इस प्रोसेस को करते कैसे हैं उस पर आए, उससे पहले मुझे लगता है कि हम इसके पर्यावरणीय फायदों को जान लेते हैं आज, तभी हम उसकी महत्ता को समझ पाएंगे। बिल्कुल, हमें जो एक जलीय कृषि जब हम अपनाते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का उसमें ध्यान रखना पड़ता है। जिस तरीके से हम अपने लिए एक छोटी सी जमीन लेते हैं, एक मकान बनाते हैं, उसके लिए हमें जगह का चुनाव करना होता है कि हमें कैसी जगह पसंद है। हम अपने पूरी चीजों को सेटिस्फाइड मोड में लाते हैं कि हमें ये जगह पसंद है, यहाँ की भूमि पसंद है। ठीक उसी प्रकार भी हमें मत्स्य अगर पालन करना है तो सबसे पहले हमें भूमि का चयन करना है। भूमि का चयन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहां पर हमें पर्यावरण को भी फायदा मिल सके, क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे जो भूख शरण वाला कार्य है उसको हम नहीं करेंगे और ऐसी जगह पर जब हमें वन का कटाव करना पड़ रहा है क्योंकि उससे पर्यावरण को नुकसान, हमें वो जगह नहीं चुननी है। तो हमें भूमि का भी चयन करना है, मिट्टी का भी चुनाव करना है, फिर हमें कच्चे तालाब या पक्के तालाब, हमें जिस तरीके की भी सुविधा हमारे पास है, जो हमारे पास फाइनेंशियल हमारी जो स्थिति होती है उसके अनुसार जो है हमें वो भी तय करना होता है। अब क्या दलदल और नम भूमि होना जरूरी है? बिल्कुल, दलदल भूमि या फिर हम कह सकते हैं जहां पर एक चिकनी मिट्टी जैसे होती है, जो दोमट मिट्टी का हम उपयोग करते हैं, उसको हम चुनाव में लाते हैं क्योंकि उससे क्या होता है कि पानी का जो रिसाव होता है वो कम होता है। तो पानी रुकना भी हमें उस स्थिति में, उस जलाशय में, उस पोखर में या फिर उस तालाब में पानी का भी रुकना आवश्यक होता है। तो हमें इसलिए भी उसका चुनाव करना है। अब दूसरी बात रही जो पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम देखें, यदि हमने सही तरीके से जलीय कृषि का निर्माण किया है तो जरूर हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षा मिलती है। यदि हमने कई चीजों का ध्यान नहीं रखा, जैसे कि हमने भूमि का क्षरण कर दिया है या फिर हमने जलीय कृषि के माध्यम से जो आउटलेट हमारा है या फिर जो
प्रदूषण जो गंदगी तालाब की होती है, जो जलाशय की होती है, यदि हमने वो कहीं पानी में उसका आउटलेट छोड़ दिया या नदी में उसको प्रवाहित कर दिया तो उससे जरूर गंदगी होगी, उससे जरूर पॉल्यूशन होगा। तो हमें ये भी कंट्रोल में रखना है कि कैसे हमें पर्यावरण को बैलेंस करके एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर को डेवलप करना है। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, क्या बात है। अब दूसरी चीज जो आती है हमारी पर्यावरण के साथ साथ में, जो हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी होती है, तो हमें वो भी कंट्रोल में रखनी है। अब बायोडाइवर्सिटी में हमारे सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे पेड़ पौधों से रिलेटेड हो, चाहे फाइटोप्लैंक्टन से रिलेटेड हो, या फिर हम जो प्लैंक्टन्स की बात करते हैं, जितने भी एनिमल्स हमारे होल हैं चारों ओर, हमें वो भी कंट्रोल करनी है। अब उसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे हमने अपने जलाशयों का निर्माण कर दिया या फिर फिश पॉन्ड का निर्माण कर दिया है, तो साथ में इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम उसको कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। और जैसे तालाब में है, पूरे फिश पॉन्ड में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो प्लैंक्टन्स होते हैं, वीट कंट्रोल भी हमें करना होता है, क्योंकि एक तरफ से हमें वो चीज तालाब में नुकसान देगी और यदि हम उसको हटाएंगे तो हमें पर्यावरण में नुकसान देंगे। तो हमें दोनों के बीच का एक माध्यम चुनना होता है। हमें सनलाइट की भी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। इतने सारे पैरामीटर्स हमारे जलाशय में या तालाब में, मत्स्य तालाब में हमें मेंटेन करने होते हैं। तो उसमें हमें उन चीजों को हटाना भी है और एक लिमिट से किस तरीके से हम उनको कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे, हमारा पानी भी प्रदूषित ना हो और हमारे चारों तरफ जो गंदगी का वातावरण है वो भी ना हो। तो इन चीजों को भी हमें ध्यान में रख करके पूरे एक बायोडाइवर्सिटी को भी हम कंट्रोल में ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई सारे फायदे आपने बताए कि किस तरह से पर्यावरण को ये फिशरी पॉन्ड्स जो है फायदा कर सकते हैं। तो अब अगर हम पूछें कि कृषकों को इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? कृषकों को जैसे मैंने बताया कि एक तो सबसे पहले हम उसको स्वरोजगार के रूप में अपना सकते हैं, जो पहला फायदा हमारा होता है। और एक खाद्य सामग्री के रूप में जिस तरीके से इस समय मत्स्य का उद्योग चल रहा है, तो हमारी जो बाजार की डिमांड होती है, हमें उस बाजार की डिमांड के अनुसार जो है अपनी मत्स्य प्रजाति का चयन करना होता है। मत्स्य प्रजाति के चयन के बाद जिस तरीके से हमें अपने घर में जो है मत्स्य पालन ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे एक लालन पालन में हम बच्चों का लालन पोषण करते हैं, क्योंकि हमें उस स्टेज से जो है मछली को, चाहे हम एक लार्वल स्टेज से लेकर के अगर हम बात करें कि फ्राई और फिंगरलिंग्स में हमने एक तालाब में रखनी है, तो हमें सबसे पहले तालाब की जो पैरामीटर्स हैं वो हमने लेना है। जैसे कि मैंने बताया, भूमि का चयन करना, मिट्टी का चयन करना, उसके बाद हम प्लास्टिक पॉन्ड बना रहे हैं या प्लास्टिक सीट से बना रहे हैं या कच्चा तालाब बना रहे हैं या पक्का सीमेंटेड सिस्टर्न पॉन्ड बना रहे हैं। फिर उसके बाद जो है हमें उसके पैरामीटर्स, वाटर की, भाई पानी का जो स्रोत है वो हमने ध्यान में रखना है कि कैसा स्रोत होना चाहिए, आसपास में प्राकृतिक स्रोत से आ रहा है या कहीं नाले का पानी है या फिर कहीं आप बरसात का पानी इकट्ठा कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो वाटर की क्वालिटीज होती है, एक बहुत बड़ी जो मत्स्य कृषकों के लिए बहुत ध्यान में देने वाली बात है कि जो वाटर की पैरामीटर्स होते हैं जी, यानी कि जो पानी के गुण अवगुण हैं वो हमें ध्यान में रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि मछली जल में रहेगी तो जल के गुण और अवगुण दोनों हमें ध्यान में रखने हैं, क्योंकि उसको खुले इन्वायरमेंट में रहना है, चाहे आप क्लोज सिस्टम में करें या ओपन सिस्टम जो तालाब का होता है। दूसरी चीज, उसमें कितना टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है, उसमें कितना पीएच हमें मेंटेन करना है, उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, कितना उसमें नाइट्रेट और नाइट्रेट है। अमोनिया इस लेवल पर हो जाता है कि अगर ज्यादा अमोनिया की मात्रा तालाब में हो जाएगी, जहर बन के जो है इतना टॉक्सिक फैलेगा कि मछलियां मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकता है। तो उससे क्या होगा कि किसान को फायदा नहीं हो सकता है। वो जो है जितना फ्राई फिंगरलिंग्स के स्टेज उसने जो एक पॉन्ड में रखी है, वो उसको प्रोडक्शन रेट नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से हम पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ जो है अपना जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, स्वरोजगार की हम बात कर रहे हैं, वो भी नहीं पनप सकता है। तो इतना प्रोसेस बड़ी कठिन लग रही है, इतना किसान समझ पाते हैं क्या? इस लेवल पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है? ट्रेनिंग जहाँ पे जो मैंने जैसे बताया, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट हैं और जो परियोजनाएं विभिन्न प्रकार की इस क्षेत्र में चल रही हैं, नाबार्ड के थ्रू या ICAR के थ्रू या IRI के थ्रू, पन्नागर यूनिवर्सिटी के थ्रू में भी कई सारी परियोजना, यूकॉस्ट है, DPT है। तो ये जो परियोजना के थ्रू भी और साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के संस्थान है वो भी इसमें ट्रेनिंग देते हैं। और ये जो जानकारी है वो किसानों तक बहुत जरूरी है। कई सारे किसान जो हैं इसमें अवेयर रहते भी हैं कि हमें पानी का लेवल कितना रखना चाहिए, कितना कम करना चाहिए, और मछली को खाने देने का एक सही समय और सही डाइट कितनी होनी चाहिए।
अब साथ ही साथ जो है इसमें एक चीज, क्योंकि जो पारंपरिक रूप से जो मछली की खेती होती थी उसमें और जो आज के मॉडर्न जमाने में, जो आज के आधुनिक समय पर जो चल रहा है, उसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फर्क आ गया है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है कई सारे पैरामीटर्स हैं, उनको टेम्परेचर लेना है, टेम्परेचर थर्मामीटर्स है, डीओ और ऑक्सीजन मीटर है, पीएच मीटर है, तो उससे वो जान लेते हैं कि इनका लेवल क्या आ रहा है, चूने का प्रयोग कब करना है, गोबर का प्रयोग कब करना है, पीएच की मात्रा को हमें कैसे नियंत्रित करना है, अमोनिया की मात्रा को कैसे नियंत्रित करना है, आउटलेट हमें कब चलाना है। इतनी ट्रेनिंग अगर उनको मिलती है या फिर वो समझ जाते हैं तो उससे बहुत उनको फायदा मिल जाता है। तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने बताई कि कैसे कृषकों को फायदे हो सकते हैं इससे और उनको क्या क्या करना चाहिए। तो चलते चलते मुझे लग काफी बातें हो चुकी हैं। अगर आप ये बताना चाहें कि इसको शुरू कैसे किया, अगर हम करना चाहें कोई किसान जी, तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, उसको स्टेट से क्या क्या मदद मिलेगी? प्रारंभिक तौर पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अपना जमीन जितनी भी है या कहीं पर खेती की जमीन है या फिर जैसे भी हमारे पास जमीन है, तो वहां पर हमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा लागत की आवश्यकता नहीं है। हमें एक तालाब को बनाना है। हम चाहे उसको किसी भी रेंज पर रखें, उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी है, उसकी विड्थ चौड़ाई कितनी होनी है, सामान्य तौर पर हम इसको ध्यान में रखेंगे। साथ ही मिट्टी वहां पर की कैसी है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और जो मछली का बीज है वो कहाँ से उपलब्ध होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इतने सारे हमारे पास फिश फार्म है, हम कहीं से भी जो है उचित रूप से हमारी जगह पर, हम जिस जगह पर रह रहे हैं उस जगह पर टेम्परेचर कितना है, वहां का पानी की थोड़ा क्वालिटी कैसी है, ये हमें ध्यान में रखना है। और बाकी हम उसमें अपना व्यवसाय जो है वो शुरू कर सकते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत नई टेक्नोलॉजीज हैं उसके लिए हम एक बार हमारा जो प्रोडक्शन हो जाता है फिर धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इसमें खर्चे की आवश्यकता नहीं है। सामान्य तौर पर हमारे पास जगह होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी और जगह बहुत महत्वपूर्ण इसके लिए होता है। तो जैसे सीमेंट वाले पॉन्ड भी लोग बनाते हैं, तो वो क्या थोड़ा हार्मफुल होते हैं या नहीं? हार्मफुल नहीं होते हैं, क्योंकि वो रेसवेज के रूप में हम उनका उपयोग करते हैं। मिट्टी के तालाबों में और सीमेंटेड जो तालाब में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। यदि हमारे पास उस स्टेज पर अगर सीमेंटेड पॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास इतना बजट नहीं हो पा रहा है तो हम उसको कच्चे तालाब भी बना सकते हैं। उसमें अगर पानी का रिसाव हो रहा है तो जैसे प्लास्टिक सीट्स आती हैं तो प्लास्टिक सीट्स का भी इस्तेमाल पूरे तालाब में बिछा करके किया जा सकता है। और यदि हमारे पास कंट्रोल करने के लिए अगर मेडिसिन नहीं है, मान लिया मछली में कोई रोग लग गया, इस तरह की कोई परेशानियां हो गई हैं, उनके लिए भी जो सुझाव है, पानी को कितना मात्रा में रखना चाहिए, कितना कम कर देना चाहिए। गोबर का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, कभी हम चूने का इस्तेमाल कर लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि एल्गी वगैरह थोड़ा सा चली जाती है और तालाब जो है साफ दिखाई देने लगता है। और कुछ ऐसी प्रकार की हमारी स्पीसीज भी होते हैं जो, जैसे ग्रास कार्प हमारे सबसे सुंदर उदाहरण है, तो वो जितनी भी काई होती है बिल्कुल उसको साफ कर देती है। और मछली का कल्चर भी हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हम अगर हमें प्रोडक्शन भी देखना है और अपना फायदा भी देखना है तो जो नेचुरल एक खाद्य पदार्थ होता है उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाए, बजाय जो आर्टिफिशियल होता है। क्योंकि आर्टिफिशियल में हमें खरीदना भी पड़ेगा या फिर हमें उसका निर्माण करना पड़ेगा, तो उसका जो खर्चा उसको हम बचा सकते हैं अपने नेचुरल। घर पे कैसे बना सकते हैं उसका भोजन? घर में भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास सोयाबीन ऑयल केक होता है, मस्टर्ड ऑयल केक जिसको आप कहते हैं, एक वो हो गया, और सोयाबीन का केक हो गया। इनको हम मिक्स करके, जैसे सरसों की खली जिसको हम कहते हैं, और सोयाबीन की खली हो गई, और कुछ बाजरे का हो गया आटा, और कुछ उसमें मिक्स कर सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये तीनों एक सोर्स हम मिक्स करेंगे। उसको घर में ही जो है आटे की तरह गूंथ के लेई जैसी बना के उसको हम मछलियों को दे सकते हैं। अगर छोटी स्टेज में है आप उसको तोड़ के भी दे सकते हैं, थोड़ा बड़ी स्टेज में है तो आप उसको सीधे तौर पर भी दे सकते हैं। ये घर के खाद्य का निर्माण भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आटा हम सभी लोग घर में रोटियां खाते हैं और उसका जो चोकर होता है वो बहुत फायदेमंद होता है उस स्टेज में, फ्राई फिंगर लेंस के स्टेज में, तो उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे हमारा एक नेचुरल तरीके से, हमें बहुत खाद्य पदार्थ लाने की आवश्यकता नहीं है, प्राकृतिक रूप से भी हम मछली का पालन कर सकते हैं। तो बहुत न्यूनतम खर्चों में हम इसे शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और बस जरूरत है कि हम हर किसान तक पहुंचे, उसे मोटिवेट कर पाए जी, ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट, हमारी सरकार, आप जैसे तमाम सारे लोग इसके लिए लगे हैं। विद्यार्थियों को भी इसकी जानकारी, क्योंकि कोर्स करते हैं हम, चाहे एक्वाकल्चर का डिप्लोमा कोर्स करते हैं, फिशरीज से एमएससी कर रहे हैं, तो उन तक भी ये जानकारी, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, बहुत
जरूरी होती है, ताकि वो भविष्य में भी या खुद भी स्वरोजगार की तरफ या फिर फार्मर्स तक भी इस इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं। बिल्कुल। तो कुंजवाल जी, बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी आपने दी है आज पर्यावरण दिवस के मौके पे। मुझे लग रहा है इससे बेहतर काम क्या होगा कि हमने पूरे जलीय कृषि पे बात की और पर्यावरण के उसके फायदों पर बात की और किसानों को कैसे फायदा हो सकता है उस पर भी बात की। इस खूबसूरत सी बातचीत के लिए, इतना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, श्रोताओं, आप सबका भी शुक्रिया। आपने पर्यावरण दिवस के मौके पर इस बातचीत को सुना। अंत तक आप हमारे साथ बने रहे। तो डॉक्टर श्याम सिंह कुंजवाल जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।